ऐसे हैं जो कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी करते रहे हैं, नहीं भी तो एटलीस्ट ये तो जानते ही हैं कि आईएएस अगर बनना होता है तो भारत के अंदर एक संघ लोक सेवा आयोग है जिसके द्वारा परीक्षा ली जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा बहुत सारे लोगों के बीच में वर्तमान में चर्चा में भी रही है, चाहे दिल्ली के हादसे के कारण चर्चा में रही हो या उससे जस्ट पहले यूपीएससी के अंदर फेक सर्टिफिकेट का मामला पूजा केतकर का रहा हो। ऐसे में यूपीएससी की बहुत सी जानकारियां आपको हैं, लेकिन इन जानकारियों में अगर आपको यह पता चले कि आप जिस परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर सिलेक्शन पाते हैं, प्रॉपर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू दे करके, उसके स्थान पर आपको बिना परीक्षा दिए ही उस पद पर बिठा दिया जाए जिस पद पर आप एग्जाम देकर के जाते थे, और तो और एग्जाम देकर जिन पदों पर पहुंचते थे उसके बाद कई साल की सर्विस करते थे, फिर जिस पद पर पहुंचते थे उस पद पर भारत सरकार आपको डायरेक्ट बिठाने का काम कर रही हो, इसे ही लेटरल एंट्री कहा गया। यानी पैरेलल तरीके से एंट्री करा दी। एक प्रक्रिया थी कि आपने पहले प्री पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू पास किया, मेरिट में स्थान प्राप्त किया, फिर आप सर्विस में गए, फिर आपकी सर्विस कई सालों तक चली। आप सर्विस के बाद जिन पदों पर पहुंचते उसके स्थान पर सरकार ने केवल उम्र को उठाया कि इतने साल का आदमी है, उसके पास कुछ उन्होंने क्वालिफिकेशंस बताई, पढ़ाई लिखाई बताई और उठाकर कहा कि आप सीधे यहां पर आ जाइए। इस बात से आपको देखते ही सबसे पहला दुख तो इस बात का होगा कि यार जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचते हैं वो बेवकूफ हैं क्या जो सरकार उठा के डायरेक्ट बिठा दे रही है? पहला सवाल। दूसरा, जब सिलेक्शन होता है तो इस प्रक्रिया के अंदर तो प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाता है। यूपीएससी जब परीक्षा आयोजित कराती है तो उसमें तो प्रॉपर रिजर्वेशन का ख्याल रखा जाता है। लेटरल एंट्री जब हो रही है तो यहां तो कोई रिजर्वेशन का सवाल ही नहीं है। ऐसे में दो बहुत बुनियादी सवाल खड़े हो गए। पहला कि यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ धोखा है, क्योंकि वो जिस जगह जाना चाहते थे, जिन पदों के लिए तैयारी कर रहे थे, उन पदों को आप बाहर से लाकर भर दे रहे हो, और बाहर से लाके भर रहे हो, ये तो एक अपने आप में छात्रों के साथ धोखा है ही। दूसरा, आप चूंकि जिन लोगों को भर रहे हो उनको रिजर्वेशन के माध्यम से नहीं भर रहे, मतलब उसमें आपने एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी कोटा नहीं लगाया। ऐसे में तो यह आपने और बड़ी दिक्कत कर दी। इसी कारण से यह सवाल बड़ा बन जाता है। ठीक है, यही कारण है कि सुर्खी बनती है, और सुर्खी बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी जी हों, अपोजिशन में जितने बड़े नेता हैं, उनकी तो बात है ही। सरकार के सहायता में, सरकार के साथ सरकार में शामिल जो रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने तो यह कहा है कि इस पर अब कोई इफ एंड बट है ही नहीं। हम इसमें इस पूरे की पूरे लेटरल एंट्री के अंदर रिजर्वेशन चाहते हैं, यानी इसमें भी एससी एसटी को मौका मिलना चाहिए। हम अपनी तरफ से सहयोगी संगठन होने के नाते यह मांग उठाते हैं, अर्थात सरकार के साथ रहते हुए भी सरकार के ही संगठन इस बात की मांग उठा रहे हैं। इसलिए इस विषय वस्तु को अब आपको डिटेल से समझने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी का कहना है व्हाट इज लेटरल, मतलब इसके ऊपर इनके बयान काफी ज्यादा खास हैं। मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। कहां से यह मामला शुरू हुआ उस पर हम थोड़ा सा आपको लेकर आते हैं। आप यहां पर 17 सितंबर की डेडलाइन के साथ एक नोटिफिकेशन लगा हुआ देख लेते हैं। ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो यूपीएससी के द्वारा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के रूप में मांगा गया है। किस चीज के लिए मांगा गया है? लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के पद के लिए और डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पद के लिए लेटरल एंट्री के लिए आवेदन सरकार के द्वारा मांगे गए हैं। अब मैं एक बार के लिए आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार से भारत में आईएएस जब बनता है तो उसका प्रमोशन चलता है। एक जर्नलाइज जानकारी आप जान लें। जब कोई व्यक्ति यूपीएससी की परीक्षा पास करता है और प्रॉपर आईएएस पाता है, देखिए ये समझिए, यूपीएससी द्वारा बहुत सी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं, इंक्लूडिंग एनडीए सीडीएस भी आयोजित करवाई जाती है ना। लेकिन हम लोग यूपीएससी द्वारा जो सीएसई की परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, सिविल सर्विसेज के लिए जो परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें भी जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है उसमें जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स यानी कि जिन्होंने टॉप प्रायोरिटी पर आईएएस भरा होता है, उसके अलावा और कौन सी सर्विसेज होती हैं उस सीएसई के माध्यम से? आप एक ही परीक्षा से चाहे आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं, आईआरएस बन सकते हैं, पोस्टल सर्विसेज में जा सकते हैं, रेलवे सर्विसेज में जा सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की सर्विसेज होती हैं। सामान्यतया अच्छी रैंक प्राप्त किए हुए लोग टॉप सर्विसेज में जाते हैं, और टॉप सर्विस की प्राथमिकता में कुछ लोग आईएएस को लेते हैं, कुछ विदेश सेवा को लेते हैं और कुछ लोग पुलिस सेवा को लेते हैं। ठीक है, अधिकांश मेजॉरिटी में लोग आईएएस को लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहें कि 1000 पोस्ट निकली हैं तो
1000 पोस्ट जब सीएसई की निकलती हैं उस परीक्षा के माध्यम से, तो उसमें से 150 से 200 पद ही ऐसे होते हैं जो कि केवल आईएएस के लिए होते हैं, बाकी फिर वो अन्य सर्विसेज के द्वारा भरे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आईएएस बन गया तो आईएएस बनने के बाद में उसको जो पैसे के हिसाब से स्केल मिलती है वो जूनियर टाइम स्केल मिलती है। उसकी रैंक एक अंडर सेक्रेटरी लेवल की रैंक होती है, ठीक है। अंडर सेक्रेटरी रैंक की लेवल पर उसका अनुभव 0 से 4 साल तक का माना जाता है। मतलब यह माना जाता है कि इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस लेवल का व्यक्ति होगा, अंडर सेक्रेटरी लेवल का। अच्छा, यह एक चीज ध्यान रखने की है, अंडर सेक्रेटरी केंद्र सरकार के अंदर, और यह याद रखिएगा केंद्र सरकार के जो पद होते हैं वो राज्य सरकारों के जो पद होते हैं उनसे एक पद ऊपर होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मतलब ऐसे कहिए कि अगर राज्य सरकार के अंदर कोई व्यक्ति सेक्रेटरी के पद पर है तो जब वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पे जाएगा तो वह ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर जाएगा, उसका सेक्रेटरी एक पद ऊपर का होता है। यानी कि हायरार्की में उन्हें एक और एक्स्ट्रा मेहनत एफर्ट लगानी पड़ती है। मतलब राज्य का जो आईएएस ऑफिसर है वो केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर जब जाता है तो वो एक पद नीचे की नियुक्ति पे जाता है, उसको फिर कुछ और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि मैं एक आसान रूप में यह कहूं कि राज्य सरकार का सेक्रेटरी और केंद्र सरकार का सेक्रेटरी इक्विवेलेंट नहीं होता है। केंद्र सरकार का सेक्रेटरी राज्य सरकार के सेक्रेटरी से एक लेवल ऊपर का होता है। वो लेवल क्या है ये रहे, ठीक है, लेवल समझिए। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये केंद्र के अंडर सेक्रेटरी की बात बता रहा हूं। ये जब प्रमोशन होते हैं तो ये सीनियर टाइम स्केल में जाते हैं, तब ये डेप्यूटी सेक्रेटरी के रैंक पर जाते हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी के बाद का जो रैंक है वो है डायरेक्टर रैंक, जिसमें कम से कम आवश्यकता है 9 से लेके 12 साल के अनुभव की। यानी कि आप आईएएस बने, 9 साल आपको सर्विस में रहते हुए मिल गए, तब आप डायरेक्टर लेवल पर पहुंचते हैं। इससे ऊपर का जो पद है जिसको सिलेक्शन ग्रेड कहा जाता है, जिसमें 12 से लेकर 16 साल तक के अनुभव की आवश्यकता होती है, यह भारत सरकार में तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का पद है और राज्य सरकारों में यह सेक्रेटरी लेवल का पद है। यानी कि वही आईएएस अधिकारी अगर राजस्थान में लगा होगा तो राजस्थान का वो सेक्रेटरी होगा, लेकिन अगर वही अधिकारी केंद्र में लगा हुआ है तो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर होगा, ठीक है। इनसे ऊपर का जो एक पद है जिसमें कि राज्य सरकार के अंदर तो वो व्यक्ति प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पर लगा होगा, लेकिन केंद्र में वो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर लगा होगा। और इससे भी ऊपर एक पद है, अगर केंद्र में किसी को सेक्रेटरी लगना है, मतलब आप ये समझिए कि अगर केंद्र में कोई व्यक्ति सेक्रेटरी लगा हुआ है तो वो इक्विवेलेंट है राज्य के अंदर चीफ सेक्रेटरी होने के। मतलब राज्य का चीफ सेक्रेटरी और केंद्र का सेक्रेटरी लगभग बराबर की पोस्ट है। मतलब अगर कोई व्यक्ति केंद्र में सेक्रेटरी लगा है, उदाहरण के लिए राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो चीफ सेक्रेटरी लगे हैं ये यहां लगने से पहले केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के अंदर सेक्रेटरी लगे हुए थे। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि केंद्र का व्यक्ति जब राज्य में आता है तो चीफ सेक्रेटरी लेवल पर आता है, ठीक है। इस तरह का हायरार्की में अंतर है। सरकार ने जो फिलहाल भर्ती निकाली है वो किस लेवल की निकाली है? ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की निकाली है। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी, इससे ऊपर होता है एडिशनल सेक्रेटरी और उससे ऊपर होता है सेक्रेटरी। फिलहाल जो भर्ती निकाली गई है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर निकाली गई है, ठीक है, और डायरेक्टर लेवल पर और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पर। अब आप इस वैकेंसी को फिर से देखिए, ये रहा ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये रहा डायरेक्टर और ये रहा डेप्यूटी सेक्रेटरी। ये 3 पद हैं जिनके लिए फिलहाल भारत सरकार के द्वारा यूपीएससी के माध्यम से विज्ञप्ति निकाली गई है कि इन पर एंट्री करिए। कितने लोगों की निकाली गई है, कितनी पोस्ट रखी गई हैं? तो देखिए यहां पर ये जो पूरी की पूरी जगह है इसमें पद की व्याख्या की गई है कि 17 सितंबर तक आप आ सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये दिया गया है। कुल संख्या इसकी रखी गई है 45। टोटल 45 पोस्ट यहां पर निकाली गई हैं इन 3 जगहों पर। दूसरा क्या है? दूसरा है यहां पर 24 विभागों के अंदर ये चीजें निकाली गई हैं, 24 मिनिस्ट्रीज में ये वाली चीज निकाली गई हैं, ठीक है साहब। अच्छा, अब यहां पर 24 मिनिस्ट्रीज में 45 पोस्ट सरकार के द्वारा निकाली गई हैं। अब इसी के साथ सारा विवाद शुरू होता है। कैसे शुरू होता है कि सरकार ने टोटल 45 वैकेंसी निकाली, एक तो आप ये सवाल बोलते, और एक आप ये बोल रहे हैं कि 24 विभागों में 45 निकाली। असली खेला यही हो गया। कैसे हो गया अब मैं आपको वो बताता हूं। इधर देखिए आप, ये संजीव सान्याल जी हैं, वही संजीव सान्याल जी जिन्होंने एक बार बयान दिया था कि यूपीएससी समय की बर्बादी है। ये भी लेटरल एंट्री से पहुंचे हुए हैं। इन्होंने ही अपने द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी कि हां भाई आ जाओ, फिर से पोजीशंस ओपन हुई हैं। यहां पर आप देखिए यूपीएससी के द्वारा निकाली गई इन सर्विसेज में विज्ञप्ति ऐसे नहीं निकाली गई है। इंटरेस्टिंग बात है,
यूपीएससी जब आईएएस का परीक्षा आयोजित करवाती है, सीएसई की परीक्षा आयोजित कराती है, तो कैसे बोलती है कि हमने 750 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जबकि वो 750 ज्वाइंट रूप से बोले जाते हैं। ज्वाइंट बोले जाते हैं से मतलब उसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सबको काउंट करके एक साथ बोल दिया जाता है कि हाँ भाई इतने पद हैं, इन पर अप्लाई करिए। इससे क्या होता है, इससे ओबीसी, एसटी, एससी सबके पद उसके अंदर अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन में चले जाते हैं। यहां दिमाग लगाया यूपीएससी ने। क्या दिमाग लगाया साहब? यहां दिमाग यह लगाया कि यहां पर पद अनाउंस डिपार्टमेंट वाइज किए गए। तो मतलब कैसे करने चाहिए थे? अगर 45 पद अनाउंस किए जाते तो इसका इंपैक्ट अलग होता, और अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से कर दिए तो इसका मीनिंग अलग है। बोले क्यों? आप तो अभी भी 45 ही बोल रहे हो। मैंने कहा यही खेला है असली, रिजर्वेशन की काट है ये खेला। आप पूछेंगे वो कैसे? अब बताता हूं। देखो क्या है, रिजर्वेशन में 13 पॉइंट रोस्टर लगता है। 13 पॉइंट रोस्टर क्या है? एक आसान रूप में यह समझ लो, एक लाइन में अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी भी पद पर रिजर्वेशन देना है, कम से कम 13 वैकेंसी होंगी, तभी जाकर सभी कैटेगरी 13.33 बोलते हैं, 14वीं वैकेंसी पे जाकर के रिजर्वेशन से, मतलब अगर कोई भी पद 13 पद निकलते हैं, 14 पद पकड़ के चलिए, 13.33 होता है असल में, तो इसलिए 13 बोल के चलते हैं लोग। 13 पॉइंट रोस्टर कि अगर किसी पद पर, मान लीजिए कि आईएएस के 13 पद पर वैकेंसी निकले, अगर वैकेंसी 13 पद पर निकले, तब तो आप सभी कैटेगरी को उनकी जो प्रतिशत मात्रा है उस हिसाब से रिजर्वेशन दे सकते हो। और अगर आप 13 पद नहीं निकाले तो आपको केवल और केवल 3 पद ही निकालने पड़े, तो इसमें रिजर्वेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती।